नमस्कार सुमित जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को जय माता जी। जय माता दी। सुमित जी, बांग्लादेश में आज चुनाव भी है, बड़ी जल्द वहाँ सरकार भी बन जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो इस वक़्त ये पूछा जा रहा है भारत में कि बांग्लादेश पर पहले अमेरिका ने 19% टैरिफ लगाया था और अब उसको भी 18% कर दिया है, भारत के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है और ये डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ बड़ा गेम खेला है। आप इसको कैसे देखते अंजू जी, एक तरह से हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप एकदम स्ट्रेटेजिक बनिए की तरह काम कर रहा है। उसको एक तो भारत को भी कंट्रोल में रखने का जो अमेरिका का हमेशा पहले अमेरिका के पहले वो ब्रिटेन का एजेंडा रहता था। अब वो अमेरिका का एजेंडा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को थोड़ा सपोर्ट करो जिससे इंडिया भी कंट्रोल में रहे। ओके, जिसके अंदर उन्होंने बहुत किया है, यानी कश्मीर में आतंकवाद के ऊपर अमेरिका ने कुछ नहीं किया है। बांग्लादेश में जो 71 में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ उसमें भी अमेरिका ने कुछ नहीं किया। तो उनका वो एक स्ट्रेटेजी रहता है। दूसरा, उन्होंने एक देखा कि बांग्लादेश में जो एक इंडस्ट्री उसकी टेक्सटाइल और गारमेंट्स की इंडस्ट्री थी, वो इंडस्ट्री की बैंड बज गई। अब उसके रीजंस बहुत सारे हैं। एक तो कि वहां की जो इंडस्ट्री है ना, दैट इज अ इंटरमीडिएट स्टेट, यानी अगर कल सुबह कोई मिलान फैशन वीक या पेरिस फैशन वीक में कोई एक नया डिजाइन आता है, कोई नया एक पैटर्न आता है और उनको पता नहीं है कि ये चलने वाला है नहीं चलने वाला है, तो उन लोग क्या करते हैं, पहले बांग्लादेश में कुछ लाखों पीस बनवाते हैं। अगर वो चल गया तो फिर वहां से वो चाइना चला जाता है। सो दिस इज हाउ द बांग्लादेश मार्केट इज अ इंटरमीडिएट मार्केट। वो मेन मार्केट नहीं है। अगर माल एकदम बराबर चलने लग गया तो चाइना से आने वाला है। बांग्लादेश में वो कैपेसिटी नहीं है मैन्युफैक्चर करने की। दूसरी चीज है कि बांग्लादेश में से जो एक्सपोर्ट हो रहे थे अमेरिका को, बांग्लादेश को कैटेगराइज किया था एलडीसी, लीस्ट डेवलप कंट्रीज में। उसके अंदर बांग्लादेश को डीएफ क्यूएफ का बेनिफिट था, यानी ड्यूटी फ्री कोटा फ्री। जैसे भारत में कोटा है, हम लोगों को इससे ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, उसके ऊपर ड्यूटी भी है। बांग्लादेश में वो नहीं है। तो एक्चुअली बांग्लादेश में काफी इंडियंस ने भी इन्वेस्ट किया था और वो लोग वहां से माल सप्लाई करते थे अमेरिका में। अब जो पूरा रेजिम चेंज हुआ, शेख हसीना की गवर्नमेंट को गिराया, ये यूनुस आया, यूनुस ने जो गड़बड़ी की उसमें इंडस्ट्री काफी बंद हो गई है वहां। अब वहां इंडस्ट्री चालू कराने में और उसके बाद में जब ये डीएफ क्यूएफ वाला निकला, पूरा सिस्टम निकाल दिया जो ट्रंप ने, तो ड्यूटी वहां 19% हो गई। उसने बोला कि भैया अगर आपको जीरो करनी है या कम करना है तो एक काम करो, हमारे यहाँ से कॉटन खरीदो। अब मैं आपको एक गणित देता हूँ। आप एक ट्रक भर के कॉटन कपास लेके जाएंगे, उसमें से जो धागा बनेगा वो इट विल बी लेस देन 10% और 10% के आसपास, यानी देयर इज अ ह्यूज श्रिंकेज। अब अमेरिका ने उसको पूरा उल्लू बना दिया है। अमेरिका बोल रहा है आप मेरे यहाँ से कॉटन खरीदो। वो कॉटन का आपके स्पिनिंग मिल में आप यान बनाओ और वो यान से आप कपड़ा बनाओ, उससे आप फैशन गारमेंट बनाओ। पहले वो लोग वो कपास भारत से लेते थे, अब भारत ने वहां कपास भेजना बंद कर दिया है। बीच में तो हम लोग उसको सब कपास सस्ते भाव में दे रहे थे, भारतीय स्पिनिंग मिल से सस्ते में उनको मिल रहा था। तो हम लोग ने टेक्निकली उसको प्रोटीन और स्टीरॉइड पे जिंदा रखा था। अब हम लोग नहीं दे रहे। अमेरिका का आप देखिए, कितने हजारों माइल का सफर करके कपास जाएगा अमेरिका से पहले कोलंबो, क्योंकि कोई भी वहां बड़ी शिप्स चिटागोंग पोर्ट में नहीं लग सकती। और जो ट्रांसशिपमेंट हब है वो कोलंबो पोर्ट है। कोलंबो से वो माल निकलेगा, वो दूसरी छोटी शिप पे जाएगा, वो छोटी शिप से वो चिटागोंग जाएगा, चिटागोंग से वो ढाका जाएगा, ढाका में वो पूरा बनेगा, ढाका और आसपास के पूरे एरिया में। वहां से फिर वो वापस चिटागोंग जाएगा, चिटागोंग से वो कोलंबो जाएगा, कोलंबो से वो जाएगा अमेरिका। यानी ये तो ऐसा हुआ ना, पेनी वाइज पाउंड फुलिश वाला बात हो गया कि आपको अगर बंबई आना है तो आप पहले अमेरिका जाएंगे, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया से बंबई की फ्लाइट लेंगे। ये तो मूर्खता वाली बात हो जाती है। तो ट्रंप ने उसको चूना लगा दिया है कि तुझे ये मिलेगा ड्यूटी फ्री जब आप मेरे पास से कॉटन लोगे। वो कॉटन इतना जब ट्रैवल करेगा तो उसके ऊपर खर्चा बैठना है, बिल्कुल। तो उसका फ्रेट के बाद जो कॉस्ट बैठेगा वो कॉस्ट काफी हाई हो जाएगा। अभी वो सब लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना कॉस्टिंग आएगा, लेकिन वो अभी हमें पता नहीं है। लेकिन इतना तो क्लियर है कि वहां कपास वहां तक जाते जाते काफी महंगा हो जाएगा और बाद में वापस वो पूरा मटेरियल ऐसे जाएगा तो उसके अंदर उसके हाथ में मार्जिन क्या बचेगा। तो ये ट्रंप ने खुद का माल बेचने का धंधा कर दिया है कि खुद का कपास तो एटलीस्ट बिके। तो उसने अच्छा काम किया है खुद के लिए,
सुमित जी, इससे भारत का जो 18% है उससे कोई लेना देना है, जो कनेक्शन ढूंढ रहे हैं हमारे देश के लोग बांग्लादेश के 18% टैरिफ में और भारत के? भाई पहले जब इंडिया में ज्यादा टैरिफ था तब भी बांग्लादेश जीरो पे जा रहा था। आज बांग्लादेश और हम लोग इक्वल पे आ गए। अंजू जी, अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो पहले मुझे 0% पे धंधा करने को मिल रहा था दिल्ली में आके, और आपको दिल्ली में ही बैठे बैठे आपको 18% टैक्स भरना पड़ रहा था। अब मुझे भी 18% भरना पड़ रहा है, तो उल्टा मैं तो नुकसानी में हूं। अभी बांग्लादेश को तो डबल नुकसानी है, एक तो उसको ड्यूटी भी भरनी है, ओके, उसके ऊपर से उसको माल भी अमेरिका से लेना है। तो ये तो मूर्खता वाली बात हो गई ना मेरे पास बांग्लादेश के लिए। अच्छा, हमारे देश की संसद में एलओपी राहुल गांधी एक दिन पहले चिल्ला रहे थे, पहले 3% टैरिफ था अमेरिका का, अब 18% हो गया। मोदी जी ने तो देश के हित बेच डाले। अगर हम होते तो हम बताते कि हम पाकिस्तान नहीं है, हमसे हम तो बराबरी की डील करते। ये सारे डींगे हाँक रहे थे। जरा समझाइए कि 3% और 18% का खेल क्या है? राहुल गांधी जैसा मूर्ख लड़का मैंने देखा नहीं है, यानी मैं उसको मैन चाइल्ड बोलता हूँ। जो नॉर्मली एक महिलाएं मर्दों के लिए बोलती है, पुरुषों के लिए जो मैच्योर नहीं हुए हैं उनको संभालने में महिलाएं परेशान हो जाती है, तो बोलते हैं कि मैंने अब मेरी सास का बेटा अडॉप्ट कर लिया है जो मेरे लिए सरदर्द बन गया है। तो राहुल गांधी, अब पूरे देश ने उसको अडॉप्ट कर लिया है, वो हमारे देश के लिए सरदर्द है। उसको कुछ समझ में नहीं आता। सबसे पहले अभी तो डॉक्यूमेंट्स आउट नहीं है, अभी बातें चल रही है। हम लोग ने एक फ्रेमवर्क दिया है। अगर आप इसको बहुत क्लोजली स्टडी करें तो अभी इट इज लाइक के, अगर हम उदाहरण दे तो अभी इट इज ओनली एन इंटेंट टू वर्क टुगेदर, और डॉक्यूमेंट तो भी बन रहा है। ओके, अमेरिका का इंटेंट क्या था कि तुम रशिया से तेल लेना बंद करो। हमने तेल लेना बंद कर दिया, वो अनाउंस कर दिया है। अमेरिका ने बोला आप एग्रीकल्चर का कुछ माल हमसे लो। हमने बोला हम सब कुछ नहीं ले सकेंगे, हम कुछ तो ले सकेंगे। तो उसके अंदर अभी बातें चल रही है। पहले सीरियल्स था, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सीरियल्स हम लोग शायद अमेरिका से लेंगे। जो पहले लिस्ट में आया था कि लेंटिल्स लेने वाले, यानी लेंटिल्स यानी दालें हम लेंगे वहां। तो दाल लेंगे क्योंकि हम लोग वैसे भी कनाडा से, मोजाम्बिक से, सब जगह से दाल इंपोर्ट कर ही रहे हैं। हमारे यहाँ दाल बन नहीं रही है एमएसपी के कारण। एमएसपी में जो मूर्खता चल रही है देश में, जिस तरह से फार्मर सिर्फ चावल और गेहूं उगा रहे हैं, दाल तो बन नहीं रही है। हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ रहा है कनाडा से, हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ रहा है मोजाम्बिक से, हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ रहा है ऑस्ट्रेलिया से। तो अमेरिका से इंपोर्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? अब अमेरिका लेंटिल्स यानी दालें जो है वो निकाल रहा है अपने लिस्ट में से। दैट इज व्हाट वी आर रीडिंग। अब उसके अंदर कितना सही है गलत है अभी तो क्या है, सब स्टेटमेंट किए जा रहे हैं। ये ऐसा हो गया कि पहले हमने बोला कि हम कर रहे हैं, अब उसके डिटेल्स है वो पब्लिक में आने लग गए हैं। लेकिन द बेसिक इंटेंट वाज वी विल वर्क ऑन अ डील, वी विल वर्क टुगेदर। आपने अमेरिका से कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपका रफली $40 बिलियन का आपका ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ, एंड वी कैन नॉट अफोर्ड दैट काइंड ऑफ ट्रेड डेफिसिट। यानी हमारा जो सरप्लस होता है, हमारा जो पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस है, ओके, उसके यहाँ वो नेगेटिव हो जाता है, ट्रेड डेफिसिट हो जाता है। तो ट्रम्प को वो भी कम करना है। तो उसके एंगल से उसने बोला भैया कुछ तो हमें भी बेनिफिट दो। तो उसके अंदर अब मैं सुन रहा हूँ कि बोइंग के प्लेन्स हम खरीदेंगे, जिससे कि उसको उतना ऑर्डर्स मिले। हम कच्चा तेल वहां से खरीदेंगे रशिया के बदले। तो दीज आर थिंग्स। अब इसके अंदर क्या है, अब पूरा जब तक डॉक्यूमेंट नहीं आता, उसके अंदर के टैरिफ का पूरा ड्यूटी स्ट्रक्चर नहीं आता, जब हम लोग वो बैठ के एक एक आइटम टू आइटम हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे, तब तक इसके ऊपर एटलीस्ट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ फाइनेंस एक्सपर्ट, एज अ इकोनॉमिस्ट, आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट। राहुल गांधी को पता नहीं सपने में कौन सा क्या चीज देख ली है, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं है। पूरा डॉक्यूमेंट अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। वो मंथ एंड या अगले महीने में आएगा, तब हम लोग देख के इसके ऊपर मैच्योर बात कर पाएंगे। आज तो राहुल गांधी जो कर रहा है वो इमैच्योर बातें कर रहा है। वो तो बड़े-बड़े बैनर लेके घूम रहे हैं कि मोदी सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो तो यहाँ पर तक कह ठीक रहे है। हैं कि भारत क्या अमेरिका बताएगा कि तेल हमको किससे खरीदना है? इतनी दादागिरी भारत सह क्यों रहा है अमेरिका की? ये सारी बातें हो रही है। जैसे अभी आपने तेल का जिक्र किया, वो ये भी कह रहे हैं कि तेल क्यों खरीदे हम अमेरिका के कहने से? सी, पॉलिटिक्स में दो चीजें होती है। एक तो यू हैव टू डू ग्रैंड स्टैंडिंग। तो ये ग्रैंड स्टैंडिंग है, अभी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन क्या है, हाथ में झंडा लेके बैठना पड़ता है। तो ये होते रहेगा, डेमोक्रेसी में ये सब नॉर्मल है। दूसरी चीज है कि आपके तेल हमने रशिया के बदले अमेरिका से लेना है। टू सम एक्सटेंट राहुल गांधी इज राइट। अगर हम पार्शियली देखना जाए तो राहुल गांधी पार्शियली सही है कि हमारी जो एक
सॉवरेंटी है, ट्रेड सॉवरेंटी के हम किसके पास से क्या खरीदे वो अटकाया। इसके पहले हमारा ईरान के साथ अच्छा रिलेशन था। ईरान का तेल जो है वो लाइट स्वीट क्रूड है, ओके, यानी जिसमें से पेट्रोल और डीजल बहुत अच्छा क्वांटिटी में बनता है, एटीएफ बनता है। ओके, ये जो हेवी सार क्रूड है जो कि रशिया से आ रहा है, वेनेजुएला से आ रहा है, उसके अंदर लोअर डिस्टिलेट्स ज्यादा बनते हैं और खर्चा बहुत लगता है। अब हमारा कॉल है कि हम तुमसे खरीदे, आपका कॉल है आप मुझे बुलाए या और किसी को बुलाए। कल सुबह कोई आके आपके सर पे बैठ के बोले कि नहीं आपने सुमित को बुलाना है और किसी को नहीं बुलाना है, तो आपकी सॉवरेंटी हर्ट होती है। टू दैट एक्सटेंट राहुल गांधी इज राइट, बट व्हाई मोदी इज राइट? हमें ये भी पता है, आई एम श्योर कि अगर मुझे समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, अपने दर्शकों को समझ में आ रहा है, मोदी जी को भी समझ में आ रहा है कि ये थोड़ा प्रेशर है, लेकिन मैं आपको इसका मैक्रो रीजन बता रहा हूँ। आज के तारीख में कितने सारे शहर है जिसका इकोनॉमी अमेरिका के एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है। सूरत हुआ, तिरुपुर हुआ, जैसलमेर, सॉरी बीकानेर हुआ, पानीपत हुआ, ओके, यहाँ भिवंडी हुआ बॉम्बे में, लुधियाना हुआ, कितने सारे सेक्टर्स है जहां से माल लोग, मीरठ हुआ, कानपुर हुआ, जहां लेदर गुड्स का बिजनेस है, वो लोग सब तो अमेरिका पे ही डिपेंडेंट है। आज अगर वहां इंडस्ट्री बंद होने लगती है, तब सोचिए कितने लाखों करोड़ों रुपए के अपने लोन लेके लोग धंधा कर रहे हैं, उनके पैसे का क्या होगा, बैंक को क्या होगा। यानी ये ऐसा हुआ कि मोदी जी के पास एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी, जिसके अंदर एक साइड में हमने रशिया के साथ अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशन मेंटेन करने हैं, क्योंकि रशिया ने हमें पहले भी, जब अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, रशिया ने हमें सपोर्ट किया है, ओके, और उसके सामने ही हम ये पूरा लेन देन चल रहा है। हम लोग भी उनको अभी सपोर्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिकली भी हमने सपोर्ट किया यूक्रेन वॉर में रशिया को, ओके। लेकिन आज हमें तकलीफ ये हो रही है कि हाउ डू वी मैनेज दीज मेनी सिटीज। आज सूरत में 10 लाख लोग है, 4-5 लाख लोग तो सिर्फ डायमंड बिजनेस में है। आज वहां 4-5 लाख लोग में से अगर 20% भी, 1 लाख लोग अगर नौकरियां छूट जाती है, तब सोचिए देश पे कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, एक शहर पे कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। 1 लाख जब लेबर छूटता है तो उसके पीछे कुछ नहीं तो 10 लेबर की एवरेज पकड़े, या फिर चलो 50 पकड़ते हैं, तो कितने बिजनेसेस बंद हो जाते हैं, कितने घर की रोटियां बंद हो जाती है। मोदी जी को ये भी सोचना होता है। और बहुत बार हमारे हाथ पीछे बंधे होते हैं और हमें भागना रहता है रेस में। तो मोदी जी, और किसी ने बोला था, मैं किसी से बात कर रहा था, बहुत ही सीनियर एकेडमिशियन है, उसने बताया था कि वी हैव टू कम आउट विद अ स्कीम, के सूरत है, यहाँ सब जगह हम उनको कई बिलियन डॉलर्स का एड दे, जिससे उन लोग 6 महीना से 1 साल तक सरवाइव कर पाए। क्योंकि मैं सूरत में भी लोगों से बात कर रहा था, मैं डायमंड बुल्स के लोगों से भी बात कर रहा था, उन्हें बोला कि एक बार वो लोग अगर से हीरा बाजार छोड़ के उन लोग से कंस्ट्रक्शन में दिहाड़ी करने लग गए, तो उन लोग को हम वापस हीरा बाजार में नहीं ला पाएंगे। जो टेक्सटाइल में है, वो अगर टेक्सटाइल छोड़ के दिहाड़ी करने लग गए, या फिर से यूपी में टैक्सी चलाने लग गए, तो हम लोग क्या करेंगे? हमें वापस वो ट्रेन्ड लेबर मिलना भारी पड़ेगा। और इंडस्ट्री एक बार जो ट्रेन लेबर पे चल रही है, वो ट्रेन लेबर निकल गया तो वापस पूरा जीरो से चालू करना पड़ता है। तो मोदी जी के ऊपर ये भी प्रेशर था। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं पार्शियली सही है, यानी मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप दिल्ली की इतनी पोल्यूशन है, आप बाइक पे क्यों जा रहे थे, आपने तो कार में जाना चाहिए। लेकिन भाई कार वो रास्ते पे जा ही नहीं सकती, वहां ट्रैफिक इतना है, बाइक पे आप कुछ भी करके आप निकल सकते हो। तो दिस रिक्वायर्स लॉट ऑफ मैच्योरिटी, और डिसीजंस आर नॉट ऑलवेज बेस्ड ऑन के सब कुछ हमारे लिए अच्छा हो। गिव एंड टेक होता है, कभी हमें कुछ छोड़ना पड़ता है कुछ लेने के लिए। वो बाजीगर का डायलॉग है ना, कि कुछ हार के कुछ जीतने वाले को बाजीगर कहता है। मैं मोदी जी को बाजीगर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मोदी जी को पता था कि ये नुकसान होने वाले हैं, ये नुकसान से भी बचने के लिए ये सब करना जरूरी है। और आप देखिए, ये मोदी जी को समझ में कब आ गया था? जब ट्रंप ने बोला कि भैया आपने मेरे पास से लेना पड़ेगा, ये वो एक आइडिया आ गया, फटाफट मोदी जी ने ब्रिटेन के साथ, यूके के साथ ट्रेड डील क्लोज की। मोदी जी ने ईयू के साथ ट्रेड डील क्लोज की, न्यूजीलैंड के साथ ट्रेड डील क्लोज की, अब जीसीसी के साथ ट्रेड डील क्लोज हो रहे। यानी अल्टरनेट मार्केट जो अभी तक बनी नहीं थी, वो बनाने का काम चालू हो गया। क्योंकि अगर हमें पता है कि 5 साल के बाद या 2 साल के बाद वापस अमेरिका मस्ती करेगा, लेकिन तब तक ये जो ट्रेड डील्स हमने किए, एफटीए साइन किए, उसके बेसिस पे हम दूसरे मार्केट्स में एक्सपेंड होने लगे, तो हमें ऑटोमेटिकली एक ब्रीदर स्पेस मिलेगा कि हम अमेरिका के सामने आंख में आंख डाल के एक बार के लिए गुरिया सकते हैं कि भैया तू क्या बात कर रहा है, राइट?
तो ये हमने इतने टाइम में ये भी कर लिया है। अब इसका इम्पैक्ट कितना आएगा वो टाइम पे और हमारी कैपेबिलिटी पे डिपेंडेंट है, अपनी ब्यूरोक्रेसी किस तरह से काम करती है। लेकिन मोदी जी ने ये देख लिया था, तो इसलिए फटाफट ये सब डील्स भी क्लोज हुई है। लेकिन हम अब रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, इसके लिए भी तो रशिया के साथ अंडरस्टैंडिंग बनी होगी ना। वैसे भी हम किसी एक देश से खरीदने के लिए बातें तो है नहीं, जहां हमको सस्ता मिलेगा वहीं से लेंगे, ये भी तो होगा ना। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ट्रेड डील अगर हम अपने फायदे के लिए करना चाहते हैं तो अमेरिका भी तो अपना फायदा देखेगा। वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, उस तेल को खरीदार नहीं मिलेगा, चाइना को बेचना नहीं चाहता है, बचे तो हम ही ना, क्योंकि वो जो आपने बताया था कि हैवी क्रूड ऑयल है, उसकी साफ सफाई का काम तो भारत ही कर सकता है और चाइना कर सकता है। अमेरिका की कोशिश तो यही होगी। ये भी है, अमेरिका को खुद के देश का हिसाब भी तो मेंटेन करना है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि हम जिस तरह से बाइनरी में देख रहे हैं, एक साइड देख रही है कि नरेंद्र मोदी तो सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। लाइफ इतना इजी नहीं होता किसी के लिए भी, हमें कॉम्प्रोमाइजेस करके डील करके आगे बढ़ना रहता है। और उसमें हमें ये भी देखना पड़ता है कि सामने वाले को हम संभाल के कैसे रखें। अब रशिया के साथ अपनी बात हुई या नहीं है, ये तो जयशंकर और मोदी और पुतिन के लेवल की और लावरोव के लेवल की बातें हैं। ये बाहर कभी नहीं आएगी, आएगी तो भी 10 साल या 15 साल के बाद। अगर कोई किताब लिखेंगे जयशंकर जी जिसके अंदर एक चैप्टर हो के रशिया के ये जो अभी का कंट्रोवर्सी है, तो हमें पता चलेगा। नहीं तो ये सब चीजें कभी बाहर नहीं आती है। और इसलिए मैं हमेशा सब जगह एक ही बात बोलता हूँ कि कुछ चीजों में ट्रस्ट द लीडरशिप। आज मेरे और आपके पास कोई स्नूपिंग डिवाइसेस नहीं है कि हम लोग मोदी जी और पुतिन ने क्या बात कही वो सुन लेंगे और बाद में हमारा एनालिसिस कर लेंगे। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। और दूसरी चीज है, मैं ये सब लोगों को कहना चाहता हूँ, कोई भी भारतीय हो, फिर वो एंटी बीजेपी हो, प्रो कांग्रेस हो, एंटी कांग्रेस हो, हम लोग एक एक हाइट जितनी बढ़ते जाती है ना, आज मैं अगर 1000 फीट पे खड़ा हूँ, ओके, तो मुझे नीचे की चीजें एक ही दायरे के अंदर दिखती है। जब मैं 1 लाख फीट के ऊपर खड़ा हूँ और हाथ में मेरे पास दूरबीन है, मेरे पास सैटेलाइट्स है, तो मैं दुनिया को अलग नजरिए से, अलग पैमाने से देख पाऊंगा। तब मेरी दृष्टिकोण बदल जाएगी। तब मेरा समझने का पैटर्न, क्योंकि मेरे पास ज्यादा डेटा आ रहा है। आज आपको लगता है हमारे पास कितने फाइल्स है, हमारे कितने फाइल्स है, कितना हिस्टोरिकल डेटा है, कितना इंस्टीट्यूशनल लर्निंग है। नॉट ओनली फॉर इंडिया रशिया, इंडिया अमेरिका के अलावा हमारा इंडिया बांग्लादेश का भी लर्निंग है। वहां जो डिप्लोमेट्स बैठे हैं, उन लोग वो 40-40, 50-50, 60-60 हजार पेजेस के डॉक्यूमेंट स्टडी किए हैं। उन लोग ने वो सीखा है, डिस्कस किया है, एनालाइज किया है। उसके बेसिस पे उन लोग डिसीजन लेते हैं। हम लोग ने यहाँ कोई 5 पेजेस ही नहीं पढ़े हैं कोई भी एक डॉक्यूमेंट के, और हम लोग बातें किए जा रहे हैं कि मोदी ने सरेंडर कर दिया या मोदी ये वो। नहीं भाई, यहाँ कंट्री में द टॉप लीडरशिप विल ऑलवेज वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। वी हैव टू ट्रस्ट देम समवेयर। हमारे पास उतना इन्फॉर्मेशन, हाँ, कल सुबह अगर किसी के पास हो कोई कि मेरे पास ये सब पूरी एमईए के अंदर जो फाइल डिपार्टमेंट है उसकी सब फाइल्स मेरे पास कॉपी है, मैंने स्टडी किया, मैं बोल सकता हूँ कि ये है, तो भाई सही बात है तेरी, तू कोट करते जा और मैं सुनने को तैयार हुआ, एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, प्रोवाइडेड यू गिव द प्रूफ्स। अदरवाइज दीज ऑल थिंग्स आर क्लासिफाइड, दे विल नेवर कम आउट, एंड वी हैव टू ट्रस्ट द लीडरशिप। दैट इज व्हाट आई अगेन एंड अगेन टेल पीपल कि और हमने इसके अंदर एनालिसिस में बियॉन्ड अ पॉइंट विल नेवर नो द थिंग्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जब तक कि पूरा खुलकर नहीं आता कि डील क्या है। अभी तो एक फ्रेमवर्क सा सामने आया है, कुछ बदलाव हुए, ऐसी खबरें आई हैं। वो जो $500 बिलियन अमेरिका कह रहा था कि भारत के साथ व्यापार होगा ही होगा, भारत इतना सामान हमसे खरीदेगा ही खरीदेगा, उसमें भी तो बहुत सारा बदलाव हो गया। उस स्टेटमेंट में अब कहा जा रहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि इतना सामान भारत खरीदेगा। तो भाषा तो बदल रही है ना लगातार उस डील की। तो भारत के प्रेशर में कुछ काम तो हो रहा है। और एग्रीकल्चर सेक्टर तो भारत ने नहीं खोला ना अपना। जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 से पहले, तब अमेरिका के साथ डील कैसे होती थी? क्या तब 3% टैरिफ था जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं? तो सबसे पहली बात है कि 3% टैरिफ वो कौन से प्रोडक्ट के लिए बोलते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट वाइज टैरिफ अलग है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर भी मल्टीपल टैरिफ्स है। फार्मास्यूटिकल के लिए 0 टैरिफ था, तो वो 0 क्यों नहीं बोल रहे? टेक्सटाइल्स में भी देयर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स, देयर इज नॉट वन प्रोडक्ट इन टेक्सटाइल्स। अब जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का जो डेटा वेबसाइट है उस पे आप देखिए, कुछ नहीं तो 1 डजन डिफरेंट HSN कोड्स है, 1 डजन से ज्यादा कोड्स है। सिर्फ डायमंड जैसा डायमंड में 4 कोड्स है। हम सिर्फ को जिसको हीरा बोलते हैं उसके लिए 4 कोड है। एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का एनालिसिस करने के लिए अगर हम डेटा निकाले तो 4 कोड्स है डायमंड्स के लिए, हीरो के लिए। तो राहुल गांधी कौन सा एक प्रोडक्ट पकड़ लेता है, बोलता है, तो दिस इज ये पॉलिटिकल जिंगोइज्म है।
ये पॉलिटिकल वन अपमैनशिप का बिजनेस है। As a professional, as a technocrat who is working only on the area of analyzing the economic impact, मैं राहुल गांधी जैसे लोगों के स्टेटमेंट्स पे कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो आधी बात बताएगा, आधा बात मैं उसको बोलूं। आप राहुल गांधी को एक ही सवाल पूछिए, कौन से एचएसएन कोड के लिए 3% टैरिफ था और आज वो 18% है, वो एचएसएन कोड के साथ प्रूव करके दो। हमें आज पता नहीं है कि क्या है। हम लोग ने बेसिक स्ट्रक्चर वर्कआउट किया है, लेकिन वी हैव टू स्टिल वर्क ऑन द थिंग्स। अभी तक जब तक वो टैरिफ का स्ट्रक्चर नहीं आएगा, उसके अंदर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन रूल्स है, उसके बाद में वैल्यू एडिशन रूल्स है। ये कोई 50-100 पेज का डॉक्यूमेंट नहीं है। ये डॉक्यूमेंट काफी बड़ा है। वो डॉक्यूमेंट रिलीज वो नहीं हो रहा है अभी तक, क्योंकि अभी भी वर्किंग चल रहा है उसके ऊपर। अमेरिका इज जस्ट अचीव टू कन्विंस मोदी कि भैया रशिया से तेल नहीं लेंगे, अमेरिका से तेल लेंगे। हम एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ चीजें डालेंगे, जैसे बादाम है, जैसे वॉलनट्स है, जैसे डाले हैं। डाले अगर हम लोग ने क्यों निकाला सी, अब यहाँ भी मैं सोच रहा हूँ, मैं कुछ लोगों से बात करना चाहता हूँ इसके बारे में, कि हम मोजाम्बिक से डाल ले ही रहे थे। अब कनाडा का डाल के बदले हम लोग अमेरिका से डाल ले सकते थे कनाडा को रोकने के लिए, लेकिन हम क्यों अमेरिका से भी नहीं लेना चाहते और कनाडा से क्यों कंटिन्यू करना चाहते हैं? यानी मोदी जी का कुछ तो डिप्लोमेटिक गेम होना चाहिए, तभी वो डालों को एकदम इसमें डाल रहे कि वी मे बाय। इट इज नॉट कंपल्सरी। मीन्स मोदी जी में भी थिंकिंग के कुछ सेटलमेंट कनाडा के साथ हो जाए, जिससे हम कनाडा के साथ भी रिलेशन इंप्रूव करें और वहां हमारा हेफ्ट रखे। सो देयर आर सो मेनी डायनेमिक्स। हम एक चीज को पकड़ के नहीं देख सकते। बिल्कुल। हम सिर्फ अमेरिका से देखेंगे तो हमारा मोजाम्बिक की इकोनॉमी में अपना एक बहुत काफी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ा, लेकिन एक काफी इन्फ्लुएंशियल रोल है हमारा उसके इकोनॉमी पे। हमारे इंडियंस ही वहां बैठे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा रहे हैं और वहां से काजू और दालें और वो सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग वो एंगल भी देखना पड़ता है। हम सिर्फ एक अमेरिका 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 करके बातें नहीं कर सकते। हमको मोजाम्बिक देखना रहता है, ऑस्ट्रेलिया देखना रहता है, कनाडा देखना रहता है, हम कहाँ कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूंगा और आपके दर्शकों को ये सुन के बहुत अच्छा लगेगा। और ये मेरे एकदम अच्छे मित्र के भाई का पर्सनल एक्सपीरियंस है। ओके, पीयूष भाई ने एक मीटिंग रखी थी, जितने भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स है जो बाहर से बल्क ड्रग लेते हैं, यानी जो मेन केमिकल होता है ना, वो इंपोर्ट करते हैं। उसमें मेरे फ्रेंड के भाई की कंपनी भी थी। तो वो पीयूष भाई ने लिटरली हर एक कंपनी क्या क्या इंपोर्ट करता है, कितना क्वांटिटी, कितने भाव पे इंपोर्ट करता है, उसका पूरा डेटा लेके बैठे थे। जैसे ही मेरे फ्रेंड के भाई की कंपनी की बारी आई, उसने बोला कि आप ये प्रोडक्ट चाइना से क्यों ले रहे हो? तो उसने बोला कि भाई ऐसा ऐसा है, रीजंस बताए। तो बोला आप अमेरिका से क्यों नहीं ले रहे हो? तो बोला भाई अमेरिका का माल तो बहुत महंगा है, चाइना का माल सस्ता है। तो बोला आपको क्या चाहिए बोलो, आप चाइना से बंद करो, मैं आपको क्या चाहिए बोलो। लिटरली उसने बोला सर ये बात हम कैसे, सब इतने सारे 100-150 मैन्युफैक्चरर्स के सामने मैं कैसे बोल सकता हूँ? फिर जो इन्हें बोला ठीक है, एक काम करो, अपॉइंटमेंट बोलो, ये तारीख को आ सकते हो, आजा मेरे ऑफिस में बात करते हैं। अब जो आदमी इतने लेवल का एनालिसिस करके बैठा है, हम उसको चैलेंज। और ये भी मुझे कैसे पता चला, ये कैसे पता चला, क्योंकि मेरे दोस्त के भाई की कंपनी है, मेरा दोस्त का भाई वहां काम करता है एज अ टॉप मैनेजमेंट, इसलिए उसको उसका पर्सनल एक्सपीरियंस के कारण। नहीं तो अपने देश में कितने लोगों को ये किस्सा पता होगा? तो हम लोगों को पता नहीं होगा और हम कमेंट्री करते बैठे, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। बिल्कुल। और ये सब बातें विपक्ष के नेताओं को भी तो सोचनी चाहिए ना, हर बात पे राजनीति करना सही नहीं होता है ना। और खुद अमेरिका के लोग कह रहे हैं, वहां के मीडिया में छप रहा है कि हार्ड नेगोशिएटर है पीयूष गोयल। ये हर कोई कह रहा है ना। तो जब वो मान के चल रहे हैं कि उनके साथ नेगोशिएट करना आसान नहीं, तो इस देश में बैठे हुए लोग सिर्फ एक लाइन पकड़ लेते हैं, उस पे ही सरकार को तमाम तरह की बातें सुना देते हैं संसद के अंदर खड़े होकर। वो नहीं सोच रहे कि जो देश का प्रधानमंत्री है उसको ABCD सबके बारे में सोचना है, सभी वर्गों के बारे में सोचना है, इसलिए डिसीजन लेते वक्त उनको सबका फायदा देखना है। लेकिन एक चीज समझाइए कि हमारे देश की ऐसी ट्रेड डील्स EU के साथ साथ 8 और कंट्री है, उनके साथ भी हुई। राहुल गांधी एंड कंपनी सिर्फ अमेरिका के साथ हुई डील के पीछे क्यों पड़े हैं? वहां पर क्या इंटरेस्ट है उनका? इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हम लोग कभी फाइनलाइज कर रहे हैं, अभी भी फाइनल नहीं हुई है। आपके दर्शकों को आपके माध्यम से मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि अभी तक ये ट्रेड डील पूरी फाइनल नहीं हुई। इसके अंदर बहुत सारे न्यूआंसेस आने वाले हैं। इसके अंदर क्वारंटाइन रूल्स होते हैं कि वैल्यू एडिशन रूल्स, अगर मैं बाहर से माल लेके आऊं
तो मैंने कितना वैल्यू एडिशन करना है वो वापस भेजने के पहले, बाद में सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के रूल्स बनेंगे, वो पूरा यानी इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। जब और एक देश के साथ मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा बिकॉज आई वाज टॉकिंग टू अ वेरी सीनियर ऑफिशियल ट्रेड ऑफिशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, मैंने उसका परमिशन नहीं लिया इसलिए आई विल नॉट नेम द कंट्री। एक चैप्टर के बाद हमारी बात होती थी कि ये चैप्टर में ऐसा है वैसा है, हम लोग सब बातें कर रहे थे। तो इट इज नॉट अ इजी प्रोसेस। और सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिशियंस को जो करना है करे, उन लोग को तो बातें करनी होती है। उन लोग को आज अगर यूएस का ट्रेड डील नहीं मिला तो उन लोग मोदी जी का एप्स्टीन फाइल का निकालेंगे, एप्स्टीन फाइल का नहीं निकला तो अनिल अंबानी का निकालेंगे, अदानी का निकालेंगे, अदानी का तो नाम आया नहीं एप्स्टीन फाइल में, नहीं तो वो भी निकाल के, उन लोग को कंट्रोवर्सी चाहिए। इंपॉर्टेंट है कि जनता ने जानना चाहिए, समझना चाहिए कि सच क्या है। और दिस इज द फर्स्ट थिंग। दूसरा है कि अमेरिका के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है, दूसरे देशों के साथ हमारा उतना हेवी कॉम्प्रोमाइजेस नहीं है। ओके, तो उसके कारण भी उसको बेनिफिट मिला है बोलने के लिए कि देखो ये झुक गया है। अब जहां डील होती है कुछ जगह पे तो कॉम्प्रोमाइज होता ही है। आप बिल्कुल। भी सब्जी लेने जाओगे और आप अगर आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं और आप 10 किलो सब्जी खरीदेंगे, तो वो जो बेचने वाला है सब्जी वाला वो भी बोलेगा कि ठीक है दीदी आप कम करो, 2 रुपया या 5 रुपया कम दो मुझे 1 किलो का। वो भी तो कॉम्प्रोमाइज करता ही है, धंधे में यही होता है ना। धंधे में थोड़ी ना आप 10 किलो लेने जाएंगे और सब्जी वाला बोलेगा नहीं मेरा तो ये फिक्स रेट है, आपको 10 किलो चाहिए, 100 किलो चाहिए, 1 किलो चाहिए, एक ही भाव होगा, आप निकल जाएंगे वहां से। समझदारी की बात यही है ना, एक प्रैक्टिकल बात यही है, तो ये करना पड़ता है। तो यहाँ जो कॉम्प्रोमाइज है उसका दूसरा साइड के कैसे देश को अभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से निकालने के लिए क्या करना चाहिए। और आप, मैं राहुल गांधी को दूसरा सवाल पूछूंगा। 2004 से 14 तक जो ट्रेड का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन मोदी जी ने भी अभी तक नहीं किया है, आई एग्री ऑन दैट। अगर राहुल गांधी वो ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन की बात करता कि ट्रेड का पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन क्यों नहीं हुआ, तो वो बराबर क्वेश्चन था। वो राहुल गांधी ने वो बात करनी चाहिए, उसके बदले वो ये वाला जिंगोइज्म कर रहा है। ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन अगर मोदी जी ने नहीं किया है तो उसके पहले 2004 से 2014 तक राहुल गांधी ने भी ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन में उसकी सरकार ने, उसके मम्मी की सरकार ने क्या काम किया है? कुछ नहीं किया है। तो द थिंग इज ही डजंट वांट टू टॉक अबाउट डाइवर्सिफिकेशन के पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, हमारा जो ट्रेड का एक्सपोर्ट का मिक्स है उसमें मल्टीपल कंट्रीज होने चाहिए, जिससे हमारा अमेरिका पे, आज अगर हम लोग अमेरिका में एक जगह पे ही हमारा $40 बिलियन का सरप्लस होता है, अगर हमारे दूसरा 10 देशों के साथ अगर 40 नहीं तो 20, 10-20 बिलियन डॉलर का सरप्लस होता, तो अमेरिका का इतना प्रेशर नहीं बना होता हम पर। तो राहुल गांधी सिर्फ एक जो खुद के गवर्नमेंट की मिस्टेक है उसको छुपाने के लिए जिंगोइज्म कर रहा है। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि आप सही कह रहे हैं कि अमेरिका के प्रेशर की बात की जा रही है, तो प्रेशर तो भारत का भी अमेरिका पे है ना, तभी तो वो जो बताया जा रहा है कि फैक्ट शीट है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव हो रहे हैं धीरे धीरे करके, और फाइनलाइज तो डील अभी हुई नहीं है। तो जब पूरा का पूरा खाका ही सामने नहीं आया, फ्रेमवर्क ही सामने नहीं आया, उससे पहले संसद में इन बातों पर उंगली उठाना, ये तो कहीं से भी समझदारी की बात नहीं कही जा सकती ना देश के विपक्ष के लिए। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा, मोदी जी को खुद सत्ता में आना है, उसको इलेक्शन जीतने, उसको 5 साल में 3 बार इलेक्शंस लगते हैं, लोकसभा के इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन और जो लोकल बॉडी इलेक्शन है, स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं की इलेक्शन, 3 बार इलेक्शन लड़ने पड़ते हैं मोदी जी को। आज सबसे बड़ी वोट बैंक कौन सी है अपने देश में? फार्मर्स, रूरल इकोनॉमी 65%, यानी जो रूरल इकोनॉमी है जहां वोटर्स है 65%, दो लोग तो गांव में रह रहे, उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट संबंध तो रूरल इकोनॉमी के साथ आ रहा है। भले एग्रीकल्चर का शेयर रफली 17-18% से भी कम है, लेकिन उसका एक प्रेशर तो बना रहता है गवर्नमेंट के ऊपर। सो द पॉइंट इज के मोदी जी, आज अगर हम और आप जैसे लोग कुछ अपोज करेंगे ना, तो मोदी जी हमारी बात नहीं सुनेंगे शायद। लेकिन गांव के जब करोड़ों फार्मर्स जो किसान हैं उन लोगों की बात आएगी तो मोदी जी को पता है करोड़ों वोट्स एक साथ कट जाएंगे। मोदी जी हमारी बात नहीं सुनेंगे लेकिन फार्मर्स का इंटरेस्ट छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको इलेक्शन भी जीतना है। और सिर्फ उनको नहीं, भाजपा के हर एक नीचे में नीचे पार्षद और एक प्रधान जो होगा गांव से, गांव का, वहां से लेके मोदी जी तक सबको इलेक्शन जीतने हैं। तो सब लोग गांव की इकोनॉमी के साथ बस्ती नहीं करेंगे। ये भी, यानी ये एक बेसिक समझदारी है। यानी मैं बोलूँ ना कि 3-4 साल का बच्चा हो ना, ओके, जिसको अभी खाना भी खिलाना पड़ता है, माँ हाथ से खाना खिलाती है, उसको भी इतना समझ में आ जाएगा कि भैया मोदी जी हमें एक बार नहीं सुनेंगे लेकिन वो किसानों की बात सुनेंगे। फार्म का बिल, 3 बिल्स विड्रॉ कर लिए, सोचिए।
तो यहाँ कॉम्प्रोमाइज करेंगे जरा भी नहीं, इलेक्शन हार जाएगी गवर्नमेंट, एक फटके में इलेक्शन हार जाएगी। मोदी जी ऐसी गलती नहीं कर सकते, वो बहुत ही समझदार आदमी है, उन्होंने इलेक्शन देखे, इलेक्शन लड़े हैं, वो इस तरह की मूर्खता नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर को तो वो ओपन करेंगे ही नहीं, डेयरी को भी ओपन नहीं करेंगे। तो क्योंकि न्यूजीलैंड के डेयरी, साथ आप सोचो, न्यूजीलैंड के साथ हमारा कोई ट्रेड डील हो रहा है और उसमें वहां के डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट थोड़ी खुल रही है। वहां की खुलने दीजिए। मैं आपको बोलता हूँ डेयरी प्रोडक्ट में और एक बात है, दूध आपके घर पे अंजू जी कितने दिन तक रहता है? 1 दिन 2 दिन। आप 2 दिन मैक्सिमम, वो भी फ्रिज में रखा तो बाहर तो आधे दिन में गर्म बिगड़ जाता है। आपको दूध, अगर दूध के प्रोडक्ट्स लाने हैं, आपको यहाँ से न्यूजीलैंड से शिप में माल भर के यहाँ तक लाना है, यानी आपको रिफर कंटेनर्स यानी जो रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स होते हैं, ओके, उसमें लाना पड़ेगा। तो उसके लिए कॉस्ट बढ़ जाता है, रिफर का कॉस्ट नॉर्मल कंटेनर से नियरली डबल या उससे ज्यादा होता है। प्लस वहां से जो शिपिंग लेन्स है वो भी डायरेक्ट इंडिया में नहीं है, वो वहां से 2-3 बार ट्रांसशिपमेंट करके आता है, तो खर्चा बढ़ने वाला है। मोदी जी को यहाँ से क्या एक्सपोर्ट करना है? नॉन पेरिशेबल्स। वहां से क्या, ठीक है, आपको दूध बेचना है, आप भेजो। अब वो दूध यहाँ तक आते आते महंगा हो जाएगा। और दूसरी बात है, दूध नहीं आएगा, स्किम मिल्क पाउडर आएगा। दूसरा, मिल्क प्रोडक्ट्स आएंगे, तो उसके अंदर बटर आएगा, योगर्ट आएगा, फ्लेवर्ड योगर्ट्स आएंगे। तो वो तो अगर महंगा वाला माल आता है तो फॉरेनर्स या फिर जो हमारे बड़े लोग हैं, उन लोग को खाने के लिए इंपोर्टेड चीजें भी तो अवेलेबल होनी चाहिए ना। उन लोग थोड़ी ना अमूल का फ्लेवर्ड मिल्क पीने वाले हैं। लोग वो नो नो नो, आई लव एवोकाडो मिल्क फ्रॉम न्यूजीलैंड, उन लोग इस तरह से बात करते हैं। तो भैया आप लोग महंगा 200 रुपए का दूध पियो, 400 रुपए का दूध पियो, हमें क्या प्रॉब्लम है? और जिसको अमूल का दूध चाहिए वो तो अमूल का दूध लेगा, 40 रुपए का, 20 रुपए का, वो छोटी बोतल आती है। तो मोदी जी ने वहां भी गेम खेली है, उसको यहाँ से जो बेचना है उसके सामने के ठीक है। अब वहां से लैम्ब एक्सपोर्ट भी हो, लैम्ब का भी इंपोर्ट होगा। अब वहां से जो भेड़ है, जो नॉनवेज खाने के शौकीन है, मैं तो खाता नहीं, तो आई डोंट नो अबाउट इट, मैंने सिर्फ सुना है कि वो खाने के लिए तो वो भी आएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड इज ऑल्सो बिग एक्सपोर्टर ऑफ शीप। तो वो भी तो आने वाला है, तो वो आएगा तो ठीक है ना, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हमें तो खाना नहीं है, जो खाने वाले हैं उनको स्वाद आ रहा है तो उन लोग खा रहे हैं। और हमारे यहाँ ज्यादा करके बकरी में है, शीप में बहुत कम लोग हैं। कश्मीर और वो साइड है, वहां थोड़ा शीप का रियरिंग और ये सब होता है, बाकी सब जगह उतना नहीं है। वही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि कुछ एक सामान है जो हमको लेने भी पड़ेंगे, भेजने भी पड़ेंगे, और व्यापार में, बिजनेस डील्स में यही होता है। वो क्या, कितना खुलते हैं हम, कितना मार्केट खोलते हैं, दोनों तरफ देखा जाता है, बैलेंस्ड होकर होती है। लेकिन अपने हितों को आदमी जो बेसिक है, जैसे हमारा डेयरी प्रोडक्ट्स है या एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसको बिल्कुल नहीं खोला गया। ये बात समझनी होगी और ये बात विपक्ष के नेताओं को भी समझनी होगी। लेकिन फिर अगर वो समझ ही गए तो विपक्ष काहे के, उनका काम तो रायता फैलाना ही है। वो तो एक एक पॉइंट को बिना जाने समझे ही उस पर सवाल उठाएंगे। लेकिन ये डील है और अभी तक ये चल रही है, अभी तक इसका कोई खाका तैयार नहीं हुआ, कोई फ्रेमवर्क नहीं है। वो जब होगा तब की तब सही, लेकिन फिलहाल उसमें बदलाव भी हो रहे हैं। आपने बड़े विस्तार से इस विषय पर बड़ी अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, जय माता दी और जय हिंद। जय हिंद।